दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 राउंड में जो कुछ हुआ है उसने पूरे टूर्नामेंट का माहौल बदल दिया है। पहले मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका से मिली करारी हार के बाद भारत पर सेमीफाइनल से बाहर होने का खतरा मंडराने लगा था। आलोचकों ने कहना शुरू कर दिया था कि टीम का सफर अब ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, लेकिन यह भारत है, दबाव में झुकना इसकी फितरत नहीं है। ये टीम गिरती है, संभलती है और फिर दुगनी ताकत से पलटवार करती है। सुपर 8 के दूसरे मुकाबले में जिम्बाब्वे को 72 रनों से हराकर भारत ने यह साफ कर दिया कि अभी कहानी बाकी है। यह जीत सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह चेतावनी थी। यह संदेश था कि भारत अभी जिंदा है और जब तक आखिरी गेंद नहीं फेंकी जाती तब तक यह टीम हार मानने वाली नहीं है। पहले मुकाबले में हार के बाद हालात बेहद गंभीर हो गए थे। रन रेट, अंक तालिका, समीकरण, हर चीज भारत के खिलाफ जाती नजर आ रही थी। लेकिन जिम्बाब्वे के खिलाफ जिस अंदाज में टीम ने वापसी की, उसने पूरे ड्रेसिंग रूम का आत्मविश्वास वापस लौटा दिया। बल्लेबाजी में आक्रामकता दिखी, गेंदबाजी में अनुशासन दिखा और फील्डिंग में वो जुनून नजर आया जो बड़ी टीमों की पहचान होता है। अब सुपर 8 का तीसरा और आखिरी मुकाबला वेस्टइंडीज के खिलाफ है और साफ शब्दों में कहें तो यही असली परीक्षा है। ये मैच तय करेगा कि भारत सेमीफाइनल में कदम रखेगा या टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा और गहरा जाएगा। यही कारण है कि यह मुकाबला सिर्फ एक और मैच नहीं बल्कि निर्णायक जंग बन चुका है। वेस्टइंडीज भी अपना पिछला मुकाबला हार कर आ रही है, यानी उनके लिए भी यह मुकाबला करो या मरो का है। दोनों टीमें जानती हैं कि यहाँ एक छोटी सी गलती भी पूरे अभियान को खत्म कर सकती है। इसलिए मैदान पर सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि मानसिक मजबूती, रणनीति और आक्रामक इरादों की टक्कर होगी। भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने साफ संकेत दे दिए हैं कि अब किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दक्षिण अफ्रीका से हार के बाद उन्होंने जो प्रतिक्रिया दी वह एक कप्तान की नहीं बल्कि एक योद्धा की थी। उन्होंने साफ कहा कि टीम सीखेगी, सुधरेगी और जवाब देगी और जिम्बाब्वे के खिलाफ जीत उसी जवाब की पहली किस्त थी। हेड कोच गौतम गंभीर भी अपने आक्रामक दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं। वह रक्षात्मक सोच में विश्वास नहीं रखते। उनका साफ मानना है कि T20 क्रिकेट में जीतने के लिए सामने वाली टीम पर शुरुआत से ही दबाव बनाना पड़ता है। इसी सोच के साथ उन्होंने और सूर्य कुमार यादव ने मिलकर वेस्टइंडीज की टीम को घुटनों पर लाने के लिए अपनी सबसे मजबूत और संतुलित नई प्लेइंग 11 को घोषित कर दिया है। इस प्लेइंग 11 में सबसे बड़ा संदेश यही है, प्रदर्शन ही पहचान है। पिछले 2 मुकाबलों में जिन खिलाड़ियों ने उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। नाम बड़ा हो या छोटा फर्क नहीं पड़ता, अगर प्रदर्शन नहीं तो जगह भी नहीं। यही सख्त फैसला टीम मैनेजमेंट ने लिया है। नए प्लेइंग 11 के साथ भारत की टीम पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक नजर आ रही है। बल्लेबाजी क्रम में आक्रामकता को प्राथमिकता दी गई है। ऐसे खिलाड़ी शामिल किए गए हैं जो पावर प्ले में ही मैच का रुख बदल सकते हैं। शुरुआत से ही रन गति तेज रखने की योजना है ताकि वेस्टइंडीज पर दबाव बनाया जा सके। मध्य क्रम को भी इस तरह से संतुलित किया गया है कि अगर शुरुआती विकेट गिरें तो पारी संभाली जा सके और अगर तेज शुरुआत मिले तो उसी लय को अंत तक बरकरार रखा जा सके। साफ है कि इस बार भारत कोई जोखिम नहीं लेने वाला। रणनीति पूरी तरह आक्रामक है। गेंदबाजी विभाग में भी बदलाव चौंकाने वाले हैं। पावर प्ले में विकेट लेने पर जोर रहेगा। वेस्टइंडीज की ताकत उनकी आक्रामक बल्लेबाजी है और अगर उन्हें शुरुआत में ही झटका दिया गया तो उनका आत्मविश्वास हिल सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए गेंदबाजी आक्रमण को नए तरीके से तैयार किया गया है। डेथ ओवरों के लिए खास योजना बनाई गई है। पिछली हार से सबक लेते हुए इस बार अंतिम ओवरों में रन लीक होने से रोकने पर विशेष ध्यान दिया गया है। फील्ड सेटिंग भी अधिक आक्रामक रहेगी। कप्तान सूर्य कुमार यादव खुद मैदान पर लगातार गेंदबाजों से संवाद बनाए रखेंगे ताकि हर ओवर में रणनीति बदलने की गुंजाइश बनी रहे। वेस्टइंडीज की टीम यह अच्छी तरह जानती है कि भारत दबाव में खतरनाक हो जाता है। उन्हें पता है कि अगर भारत लय में आ गया तो मैच हाथ से निकल सकता है। यही वजह है कि वेस्टइंडीज भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेगी। लेकिन फर्क यह है कि भारत अब मानसिक रूप से ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है। दक्षिण अफ्रीका से हार ने टीम को झकझोर जरूर दिया था, लेकिन उस हार ने टीम को आईना भी दिखाया। कमजोरियां सामने आईं, गलतियां उजागर हुईं और उन्हें सुधारने का मौका मिला। जिम्बाब्वे के खिलाफ जीत ने यह साबित कर दिया कि टीम ने सबक सीखा है। अब यह मुकाबला केवल तकनीकी कौशल का नहीं बल्कि मानसिक साहस का है। कौन दबाव झेलेगा, कौन मौके को भुनाएगा, कौन आखिरी ओवर तक धैर्य रखेगा, यही सवाल इस मैच की दिशा तय करेंगे। ड्रेसिंग रूम का माहौल भी पूरी तरह बदला हुआ है। जहां पहले मैच के बाद सन्नाटा था,
अब वहां जोश है। खिलाड़ी एक दूसरे को प्रेरित कर रहे हैं। कप्तान और कोच दोनों ने साफ कहा है कि अब पीछे मुड़कर देखने का वक्त नहीं है। जो भी है सामने है और उसे जीतना है। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी इस मैच में कसौटी पर होगी। यह सिर्फ बल्लेबाजी की बात नहीं है, बल्कि मैदान पर निर्णय लेने की क्षमता की बात है। सही समय पर सही बदलाव, सही गेंदबाज को मौका और सही फील्ड सेटिंग, ये सभी फैसले मैच का रुख तय करेंगे। गौतम गंभीर का अनुभव भी इस मुकाबले में अहम भूमिका निभाएगा। बड़े मैचों का दबाव वह अच्छी तरह समझते हैं। वह जानते हैं कि ऐसे मुकाबलों में खिलाड़ियों को कैसे प्रेरित करना है, कैसे उनका आत्मविश्वास बनाए रखना है और कैसे उन्हें आखिरी गेंद तक लड़ने के लिए तैयार रखना है। दोस्तों, यह मुकाबला सिर्फ अंक तालिका का नहीं है, यह प्रतिष्ठा का सवाल है। यह उस जज्बे का सवाल है जो भारत को दुनिया की सबसे खतरनाक T20 टीमों में शामिल करता है। अगर भारत अपनी रणनीति पर कायम रहता है, अगर खिलाड़ी अपने प्रदर्शन से जवाब देते हैं, तो वेस्टइंडीज के लिए राह आसान नहीं होने वाली। यह समय है पूरी ताकत झोंक देने का। यह समय है हर रन के लिए लड़ने का, हर विकेट के लिए दहाड़ने का और हर कैच के लिए छलांग लगाने का, क्योंकि सेमीफाइनल का दरवाजा सामने है और उसे खोलने के लिए सिर्फ एक जीत की जरूरत है। तो तैयार हो जाइए इस महामुकाबले के लिए। भारत बनाम वेस्टइंडीज, जहां एक तरफ आक्रामक सोच है, दूसरी तरफ जीत की भूख। जो ज्यादा जुनून दिखाएगा, जो ज्यादा अनुशासन रखेगा और जो ज्यादा साहस दिखाएगा, वही आगे बढ़ेगा। अब वक्त है जवाब देने का। अब वक्त है मैदान पर आग लगाने का। अब वक्त है यह साबित करने का कि भारत अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि असली खेल अब शुरू हुआ है। तो दोस्तों, आज के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जाने वाले सुपर 8 राउंड के तीसरे और आखिरी मुकाबले से जुड़ी हर एक जरूरी और बड़ी जानकारी, जिसे जानना इस मुकाबले के शुरू होने से पहले आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है। इस वीडियो में हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच यह हाई वोल्टेज मुकाबला आखिर कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। मैच की तारीख क्या है, टॉस का समय क्या रहेगा और पहली गेंद किस समय डाली जाएगी। पूरी डिटेल के साथ आपको जानकारी दी जाएगी ताकि आप इस बड़े मुकाबले का एक भी पल मिस ना करें। इसके अलावा हम आपको यह भी बताएंगे कि यह मुकाबला किस मैदान पर खेला जाएगा, उस स्टेडियम का रिकॉर्ड क्या कहता है, वहां पहले खेले गए मुकाबलों में औसत स्कोर कितना रहा है और किन टीमों ने वहां अच्छा प्रदर्शन किया है। ये सारी जानकारी आपको विस्तार से मिलेगी। साथ ही हम बात करेंगे लाइव प्रसारण की। आप इस मुकाबले को टीवी पर किस चैनल पर देख सकते हैं, मोबाइल पर किस ऐप या प्लेटफॉर्म पर यह मैच लाइव स्ट्रीम होगा। अगर आप घर से बाहर हैं तो मोबाइल पर कैसे फ्री या सब्सक्रिप्शन के जरिए इस मैच का मजा ले सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी भी इस वीडियो में दी जाएगी। इसके बाद हम नजर डालेंगे भारत और वेस्टइंडीज के बीच अब तक खेले गए T20 मुकाबलों के हेड टू हेड आंकड़ों पर। आंकड़े क्या कहते हैं, दोनों टीमों के बीच अब तक कितने T20 मैच खेले गए हैं, किस टीम ने ज्यादा मुकाबले जीते हैं, क्या भारत का पलड़ा भारी रहा है या वेस्टइंडीज ने T20 फॉर्मेट में ज्यादा दबदबा बनाया है। पूरी सांख्यिकीय तुलना के साथ हम आपको बताएंगे कि रिकॉर्ड बुक में कौन है असली किंग। इतना ही नहीं, इस वीडियो में हम बात करेंगे पिच रिपोर्ट की भी। जिस मैदान पर यह मुकाबला खेला जाएगा, वहां की पिच बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग साबित होती है या फिर गेंदबाजों की चलती है। क्या यह हाई स्कोरिंग मुकाबला होने वाला है या फिर कम स्कोर का रोमांच देखने को मिल सकता है। पावर प्ले, मिडिल ओवर और डेथ ओवर, हर फेज में पिच का व्यवहार कैसा रहता है, इसकी गहराई से विश्लेषण आपको इस वीडियो में मिलेगा। इसके अलावा सबसे बड़ी और अहम बात, कप्तान सूर्य कुमार यादव ने वेस्टइंडीज के खिलाफ इस बड़े मुकाबले के लिए किन 11 धुरंधर खिलाड़ियों को अपनी प्लेइंग 11 में शामिल किया है, किन खिलाड़ियों को मौका मिला है और किन्हें बाहर बैठना पड़ा है, क्या टीम में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिला है। प्लेइंग 11 देखकर वेस्टइंडीज के खेमे में कैसी हलचल मची है, यह सब आपको विस्तार से बताया जाएगा। साथ ही इस मुकाबले से जुड़ी कई और जरूरी और रोचक बातें भी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगी, जिन्हें जानना मैच शुरू होने से पहले बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आप भी भारत से जुड़ी हर छोटी बड़ी और सटीक जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे क्रिकेट चैनल क्रिकेट ज्ञान हिंदी को अभी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यह मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि सेमीफाइनल की राह तय करने वाला महासंग्राम है और इसकी हर अपडेट आपको यहीं मिलेगी, सबसे पहले और सबसे सटीक। तो दोस्तों,
सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जाने वाले सुपर 8 राउंड के इस तीसरे और आखिरी मुकाबले की पूरी डिटेल के बारे में। आखिर यह मैच कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच सुपर 8 राउंड का यह निर्णायक मुकाबला 1 मार्च दिन रविवार को खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा, जबकि टॉस मैच शुरू होने से लगभग आधा घंटा पहले यानी शाम 6:30 बजे होगा। ऐसे में फैंस को अपनी तैयारियां पहले से ही पूरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि यह मुकाबला बेहद अहम और हाई वोल्टेज होने वाला है। यह बड़ा मुकाबला कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। ईडन गार्डन्स का मैदान हमेशा से बड़े मुकाबलों और शानदार माहौल के लिए जाना जाता है। यहाँ की भीड़ और स्टेडियम का वातावरण खिलाड़ियों में अलग ही जोश भर देता है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि यह मुकाबला भी रोमांच से भरपूर होगा। अब बात कर लेते हैं लाइव प्रसारण की। अगर आप इस मैच को टीवी पर देखना चाहते हैं तो इसका लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के सभी प्रमुख चैनलों पर किया जाएगा। वहीं मोबाइल यूजर्स के लिए इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार ऐप पर उपलब्ध रहेगी, यानी आप कहीं भी हों अपने स्मार्टफोन के जरिए इस मैच का पूरा आनंद उठा सकते हैं। तो दोस्तों, तारीख नोट कर लीजिए, 1 मार्च शाम 7 बजे, क्योंकि यह मुकाबला तय करेगा कि सेमीफाइनल की राह कौन आसान बनाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब नजर डालते हैं भारत और वेस्टइंडीज के बीच अब तक खेले गए T20 मुकाबलों के हेड टू हेड आंकड़ों पर, क्योंकि बड़े मैच से पहले आंकड़े बहुत कुछ बयान कर देते हैं। दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच आज तक कुल 31 T20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले जा चुके हैं। इन 31 मैचों में टीम इंडिया का पलड़ा साफ तौर पर भारी नजर आता है। भारत ने इन मुकाबलों में से 20 मैचों में जीत दर्ज करते हुए वेस्टइंडीज को करारी शिकस्त दी है, यानी जीत के मामले में भारत ने स्पष्ट बढ़त बना रखी है। वहीं दूसरी ओर वेस्टइंडीज की टीम ने भी भारत को कड़ी टक्कर दी है। वेस्टइंडीज ने अब तक 10 मुकाबलों में बाजी मारी है। इन जीतों में कुछ मुकाबले ऐसे भी रहे हैं जहां वेस्टइंडीज ने दमदार बल्लेबाजी और आक्रामक खेल के दम पर मैच अपने नाम किया। इससे साफ है कि यह टीम T20 फॉर्मेट में कभी भी मैच का रुख पलटने की क्षमता रखती है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जाने वाले इस बड़े मुकाबले की पिच रिपोर्ट की, क्योंकि किसी भी मैच का असली गेम चेंजर वही पिच होती है जिस पर मुकाबला खेला जाता है। यह मुकाबला कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। अगर इस मैदान के T20 रिकॉर्ड पर नजर डालें तो यहां अब तक कई T20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले जा चुके हैं। आंकड़ों के अनुसार इस मैदान पर T20 इंटरनेशनल में पहली पारी का औसत स्कोर लगभग 160 से 170 रन के बीच रहा है, यानी यह पिच पूरी तरह से बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं है, लेकिन अगर बल्लेबाज सेट हो जाए तो बड़ा स्कोर भी बनाया जा सकता है। ईडन गार्डन्स की पिच आमतौर पर शुरुआत में बल्लेबाजों को अच्छी उछाल और गति देती है, जिससे शॉट खेलना आसान होता है। हालांकि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, स्पिन गेंदबाजों को भी यहां मदद मिलने लगती है। खासकर दूसरी पारी में पिच थोड़ी धीमी हो सकती है, जिससे रन बनाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। अगर भारत के रिकॉर्ड की बात करें तो भारत ने इस मैदान पर कई T20 मुकाबले खेले हैं और यहाँ उसका प्रदर्शन मजबूत रहा है। घरेलू परिस्थितियों का फायदा भारत को जरूर मिलेगा, क्योंकि खिलाड़ी यहाँ की पिच और माहौल से अच्छी तरह वाकिफ हैं। कुल मिलाकर यह पिच संतुलित मानी जाती है, जहां बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए अवसर मौजूद रहते हैं। टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी कर बड़ा स्कोर खड़ा करने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि दबाव में लक्ष्य का पीछा करना यहां आसान नहीं होता। ऐसे में पिच रिपोर्ट इस मुकाबले को और भी रोमांचक बना रही है। इसके अलावा एक मुकाबला ऐसा भी रहा है जो बिना किसी नतीजे के समाप्त हुआ था, यानी वह मैच टाई या बारिश जैसी वजहों से बेनतीजा रहा। अगर इन आंकड़ों को ध्यान से देखा जाए तो भारत का रिकॉर्ड ज्यादा मजबूत दिखाई देता है, लेकिन T20 क्रिकेट का फॉर्मेट बेहद अनिश्चित माना जाता है। यहाँ एक अच्छा दिन किसी भी टीम को जीत दिला सकता है। ऐसे में भले ही आंकड़े भारत के पक्ष में हों, लेकिन मैदान पर असली फैसला प्रदर्शन ही करेगा। तो चलिए दोस्तों, अब सीधे आपको बता देते हैं कि कप्तान सूर्य कुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर इस अहम मुकाबले में वेस्टइंडीज के खिलाफ किन 11 खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतरने वाले हैं। तो दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 1 पर ओपनिंग की जिम्मेदारी
अभिषेक शर्मा संभालते नजर आएंगे। जी हां, अभिषेक शर्मा अपनी आक्रामक और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए पहचाने जाते हैं। हालांकि इस T20 वर्ल्ड कप में उनका बल्ला शुरुआती मुकाबलों में पूरी तरह खामोश रहा था। शुरुआती 4 मैचों में वह सिर्फ 15 रन ही बना पाए थे, जिससे टीम को मजबूत शुरुआत नहीं मिल सकी थी। लेकिन पिछले मुकाबले में जिम्बाब्वे के खिलाफ अभिषेक शर्मा ने दमदार वापसी की। उन्होंने मात्र 30 गेंदों में 55 रनों की शानदार पारी खेली। इस पारी के दौरान उनके बल्ले से 4 चौके और 4 छक्के निकले। उनकी इस आक्रामक पारी ने न सिर्फ टीम को तेज शुरुआत दिलाई, बल्कि यह भी संकेत दे दिया कि वह अब फॉर्म में लौट चुके हैं। ऐसे में वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाले इस अहम मुकाबले में उनसे बड़ी उम्मीदें होंगी। खासकर पावर प्ले में तेज रन बनाकर टीम को मजबूत आधार देना उनकी अहम जिम्मेदारी होगी। अगर अभिषेक शर्मा के T20 करियर आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने अब तक 43 T20 मुकाबलों में 1367 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 2 शतक और 9 अर्धशतक भी निकल चुके हैं, जो उनकी काबिलियत को साबित करता है। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर विकेट कीपर ओपनर बल्लेबाज संजू सैमसन नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, संजू सैमसन को इस T20 वर्ल्ड कप में ज्यादा मौके नहीं मिले, लेकिन जब भी उन्हें मौका मिला है उन्होंने टीम को तेज और आक्रामक शुरुआत देने की पूरी कोशिश की है। उनका स्वाभाविक खेल आक्रामक है और पावर प्ले का फायदा उठाना उन्हें अच्छी तरह आता है। इस वर्ल्ड कप में अब तक खेले गए 2 मुकाबलों में संजू सैमसन ने उपयोगी पारियां खेली हैं। नामीबिया के खिलाफ उन्होंने सिर्फ 8 गेंदों में 22 रन बनाए थे, जिसमें उन्होंने तेज स्ट्राइक रेट से रन जुटाए। वहीं जिम्बाब्वे के खिलाफ पिछले मुकाबले में उन्होंने 15 गेंदों पर 24 रनों की अहम पारी खेली। इस दौरान उनके बल्ले से 1 चौका और 2 छक्के निकले, जिसने टीम को पावर प्ले में अच्छी गति दिलाई। संजू सैमसन की मौजूदगी से भारत को शुरुआत में आक्रामक लय मिल रही है, जो बड़े मुकाबलों में बेहद जरूरी होती है। अगर उनके T20 करियर आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 59 T20 मुकाबलों में 1124 रन बनाए हैं। उनके नाम 3 शतक और 3 अर्धशतक दर्ज हैं, जो उनकी बल्लेबाजी क्षमता को दर्शाते हैं। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर ईशान किशन खेलते दिखेंगे। जी हां दोस्तों, ईशान किशन इस वर्ल्ड कप में अब तक बतौर ओपनर बल्लेबाज मैदान पर उतरते दिख रहे थे, लेकिन संजू सैमसन के प्लेइंग 11 में शामिल होने के बाद उनकी बल्लेबाजी पोजीशन में बदलाव किया गया है। अब ईशान किशन मिडिल ऑर्डर में टीम की जिम्मेदारी संभालते नजर आ रहे हैं। पिछले मुकाबले में जिम्बाब्वे के खिलाफ नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए ईशान किशन ने 38 रनों की शानदार पारी खेली थी। उन्होंने परिस्थिति के अनुसार खेल दिखाया और टीम की पारी को संभालने के साथ साथ रण गति को भी बनाए रखा। उनकी यह पारी साबित करती है कि वह सिर्फ ओपनिंग ही नहीं बल्कि मिडिल ऑर्डर में भी अहम भूमिका निभा सकते हैं। अगर इस पूरे वर्ल्ड कप में उनके प्रदर्शन की बात करें तो ईशान किशन ने अब तक बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए कुल 214 रन बनाए हैं। वहीं उनके T20 करियर आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने 42 T20 मुकाबलों में 1225 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 1 शतक और 9 अर्धशतक निकले हैं, जो उनकी निरंतरता और क्षमता को दर्शाते हैं। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर तिलक वर्मा खेलते नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, तिलक वर्मा ने इस वर्ल्ड कप के शुरुआती 5 मुकाबलों में रन तो बनाए, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। हर मैच में उनके बल्ले से कुछ न कुछ योगदान जरूर आया, लेकिन बल्लेबाजी की रफ्तार थोड़ी धीमी रही, जिसकी वजह से मिडिल ऑर्डर पर दबाव भी बना। हालांकि पिछले मुकाबले में जिम्बाब्वे के खिलाफ तिलक वर्मा ने अपने अंदाज से सबको चौंका दिया। उन्होंने मात्र 16 गेंदों में 44 रनों की विस्फोटक पारी खेली और उनका स्ट्राइक रेट 275 का रहा। इस दौरान उनके बल्ले से 3 चौके और 4 छक्के निकले। उनकी इस पारी ने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। तिलक वर्मा मिडिल ऑर्डर के भरोसेमंद और प्रतिभाशाली बल्लेबाज हैं। वह परिस्थिति के अनुसार खेल को गति देने की क्षमता रखते हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ भी उनसे इसी तरह की आक्रामक और प्रभावी बल्लेबाजी की उम्मीद रहेगी। अगर उनके T20 करियर आंकड़ों की बात करें तो तिलक वर्मा ने अब तक 46 T20 मुकाबलों में 1334 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 6 अर्धशतक और 2 शतक निकले हैं, जो उनकी निरंतरता और क्लास को दर्शाते हैं। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में
नंबर 5 पर कप्तान सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करते नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, सूर्य कुमार यादव ने इस पूरे वर्ल्ड कप के दौरान कई जिम्मेदार और कप्तानी पारियां खेली हैं। जब भी टीम दबाव में रही है, उन्होंने आगे बढ़कर मोर्चा संभाला है और पारी को संभालने के साथ साथ गति भी दी है। इस वर्ल्ड कप के अब तक खेले गए 6 मुकाबलों में सूर्य कुमार यादव 213 रन बना चुके हैं, जो उनकी निरंतरता को दर्शाता है। पिछले मुकाबले में जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने सिर्फ 13 गेंदों में 35 रनों की विस्फोटक पारी खेली थी। इस दौरान उनके बल्ले से 3 चौके और 2 छक्के निकले। उनकी इस तेज पारी ने मैच का रुख पूरी तरह भारत की ओर मोड़ दिया था। सूर्य कुमार यादव ऐसे बल्लेबाज हैं जो किसी भी परिस्थिति में तेजी से रन बना सकते हैं। चाहे टीम को संभालने की जरूरत हो या तेजी से स्कोर बढ़ाने की, वह दोनों भूमिकाएं बखूबी निभाते हैं। अगर उनके टी20 करियर आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने 110 टी20 मुकाबलों में 3243 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 25 अर्धशतक और 4 शतक निकले हैं, जो उन्हें इस फॉर्मेट का बेहद खतरनाक बल्लेबाज साबित करते हैं। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, हार्दिक पांड्या ने इस वर्ल्ड कप में बतौर ऑलराउंडर शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने बल्ले और गेंद दोनों से टीम के लिए अहम योगदान दिया है। अब तक इस वर्ल्ड कप में हार्दिक पांड्या 155 रन बना चुके हैं। वहीं अपनी गेंदबाजी से 5 विकेट भी हासिल कर चुके हैं। पिछले मुकाबले में जिम्बाब्वे के खिलाफ हार्दिक पांड्या ने विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी की थी। उन्होंने मात्र 23 गेंदों में नाबाद 50 रन बनाए। इस पारी के दौरान उनके बल्ले से 2 चौके और 4 छक्के निकले। उनकी इस तूफानी पारी ने टीम के स्कोर को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया और विपक्षी टीम पर दबाव बना दिया। हार्दिक पांड्या ऐसे खिलाड़ी हैं जो किसी भी समय मैच का रुख बदल सकते हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ भी उनसे इसी तरह के ऑलराउंड प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। अगर उनके टी20 करियर आंकड़ों की बात करें तो हार्दिक पांड्या ने अब तक 135 टी20 मुकाबलों में 2226 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 9 अर्धशतक निकले हैं। वहीं गेंदबाजी में भी उन्होंने 110 विकेट चटकाकर अपनी उपयोगिता साबित की है। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी शिवम दुबे खेलते नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, शिवम दुबे एक बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, जिन्होंने इस टी20 वर्ल्ड कप में बल्ले और गेंद दोनों से प्रभावशाली प्रदर्शन किया है। टीम को जब भी तेज रन की जरूरत पड़ी है, उन्होंने फिनिशर की भूमिका निभाते हुए अहम योगदान दिया है। इस वर्ल्ड कप में अब तक शिवम दुबे अपने बल्ले से 158 रन बना चुके हैं। उन्होंने निचले क्रम में आकर तेजी से रन जुटाए और कई बार टीम के स्कोर को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। उनकी बल्लेबाजी की खासियत यह है कि वह बड़े शॉट खेलने से नहीं हिचकते और दबाव की स्थिति में भी आत्मविश्वास के साथ खेलते हैं। वहीं जरूरत पड़ने पर उन्होंने गेंदबाजी में भी योगदान दिया है और इस वर्ल्ड कप में 3 विकेट अपने नाम किए हैं। अगर शिवम दुबे के टी20 करियर आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने अब तक 61 टी20 मुकाबले खेलते हुए 914 रन बनाए हैं। इसके साथ ही अपनी गेंदबाजी से 31 विकेट भी हासिल किए हैं। यह आंकड़े बताते हैं कि वह टीम के लिए एक संतुलित और उपयोगी ऑलराउंडर साबित होते हैं, जो किसी भी परिस्थिति में मैच का रुख बदल सकते हैं। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर तीसरे ऑलराउंडर के रूप में अक्षर पटेल नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, अक्षर पटेल को इस टी20 वर्ल्ड कप में ज्यादा मुकाबले खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन जब भी उन्हें अवसर मिला है, उन्होंने खासकर अपनी गेंदबाजी से शानदार प्रदर्शन किया है। भले ही बल्ले से उनका योगदान सीमित रहा हो, लेकिन गेंद के साथ उन्होंने टीम को अहम सफलताएं दिलाई हैं। इस वर्ल्ड कप में अब तक अक्षर पटेल 7 विकेट अपने नाम कर चुके हैं, जो उनकी प्रभावी और किफायती गेंदबाजी को दर्शाता है। मिडिल ओवरों में वह रन गति पर नियंत्रण रखने के साथ साथ विकेट निकालने की क्षमता भी रखते हैं। अगर उनके टी20 करियर आंकड़ों की बात करें तो अक्षर पटेल ने 91 टी20 मुकाबलों में 93 विकेट चटकाए हैं। वहीं बल्ले से भी उन्होंने लगभग 700 रन बनाए हैं, जिससे वह एक उपयोगी ऑलराउंडर साबित होते हैं। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर
तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, मोहम्मद सिराज पावर प्ले में विकेट निकालने के लिए जाने जाते हैं। नई गेंद से उनकी लाइन और लेंथ काफी सटीक रहती है, जिससे विपक्षी बल्लेबाजों पर शुरुआत से ही दबाव बन जाता है। इस T20 वर्ल्ड कप में अब तक उन्होंने सिर्फ एक मुकाबला खेला है, लेकिन उस मैच में उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट अपने नाम किए। उनकी यह वापसी भारतीय टीम की तेज गेंदबाजी आक्रमण को और भी मजबूत बनाती है। पावर प्ले में शुरुआती झटके दिलाने की जिम्मेदारी एक बार फिर उनके कंधों पर होगी। अगर मोहम्मद सिराज के T20 करियर आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने अब तक 17 T20 मुकाबले खेलते हुए 17 विकेट हासिल किए हैं। उनके अनुभव और आक्रामक गेंदबाजी से टीम को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, कुलदीप यादव को इस T20 वर्ल्ड कप में ज्यादा मुकाबले खेलने का मौका नहीं मिला है, लेकिन वह अपनी किफायती और विकेट लेने वाली गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। मिडिल ओवरों में वह रन गति पर नियंत्रण रखने के साथ साथ अहम विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं। कुलदीप यादव की खासियत उनकी विविधता है। वह अपनी स्पिन और बदलाव से बल्लेबाजों को चकमा देने में माहिर है। जब भी टीम को ब्रेकथ्रू की जरूरत होती है, वह कप्तान की उम्मीदों पर खरे उतरने की कोशिश करते हैं। अगर उनके T20 करियर आंकड़ों की बात करें तो कुलदीप यादव ने अब तक T20 मुकाबलों में 95 विकेट चटकाए हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि वह सीमित ओवरों के क्रिकेट में भारत के लिए एक अहम स्पिन गेंदबाज हैं। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर जसप्रीत बुमराह नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह अपनी सटीक यॉर्कर और किफायती गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। वह मैच के किसी भी सिचुएशन में विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं, चाहे पावर प्ले हो या डेथ ओवर। इस T20 वर्ल्ड कप में अब तक बुमराह ने बेहद कंजूसी से गेंदबाजी करते हुए 7 विकेट अपने नाम किए हैं। उनकी लाइन और लेंथ इतनी सटीक रहती है कि बल्लेबाज खुलकर शॉट नहीं खेल पाते। अगर उनके T20 करियर आंकड़ों की बात करें तो जसप्रीत बुमराह ने 92 T20 मुकाबलों में 114 विकेट चटकाए हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि वह सीमित ओवरों के क्रिकेट में भारत के सबसे भरोसेमंद गेंदबाजों में से एक हैं। तो दोस्तों, वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले जाने वाले इस सुपर 8 के इस आखिरी मुकाबले में भारतीय टीम अपनी इस प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरेगी। आप कमेंट कर बताओ, इस प्लेइंग 11 में और किस खिलाड़ी को होना चाहिए था, और क्या टीम इंडिया इस मुकाबले को जीतकर अपनी जगह सेमीफाइनल में बन पाएगी या फिर नहीं।